वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि शिक्षक भाइयों और बहनों आप सबको पता है कि चौथा मॉड्यूल है हम लोगों का शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जेंडर, और इसके पहले आप सभी ने 3 मॉड्यूल का प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है और चौथा मॉड्यूल जिसका प्रशिक्षण हमको 1 नवंबर 2020 से आरंभ करना है। तो आज हम उसकी प्रश्नोत्तरी और अनिवार्य गतिविधि इन सब के विषय में जानकारी लेकर के आए हैं। और आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रेस और बेल ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको नई जानकारी से भरी वीडियो प्राप्त हो सके। तो इसके लिए अब हम प्रश्नोत्तरी भी आरंभ करेंगे और गतिविधि भी दिखाएंगे। तो देखिएगा, गतिविधि 1 है। इसे रूढ़िबद्ध धारणाओं की पहचान करना है। जो रूढ़ियाँ, जो विचार चले आ रहे हैं पहले से, उनकी पहचान करनी है गतिविधि 1 में। निम्नलिखित में कौन सी रूढ़िबद्ध धारणाएं आमतौर पर पुरुष, महिला या दोनों से जुड़ी हैं? आमतौर पर रूढ़िबद्ध धारणा के अनुसार भावुक होना स्त्री के साथ जुड़ा हुआ माना जाता है। निर्णय लेना, ये रूढ़िबद्ध धारणा स्त्री, दोनों या पुरुष, तो ये पुरुषों के साथ जुड़ी हुई है। रूढ़िबद्ध धारणा है कि पुरुष ही निर्णय लेना जानते हैं। फिर है शक्तिशाली होना, यह स्त्री, दोनों या पुरुष किसके साथ जुड़ी हुई है? तो ये पुरुष के साथ जुड़ी हुई है। रूढ़िबद्ध धारणा पुरुष के साथ जुड़ी हुई है। रूढ़िबद्ध धारणा के अनुसार सक्षम होना, दोनों के साथ, पुरुष के साथ कि स्त्री के साथ, तो ये पुरुष के साथ धारणा जुड़ी हुई है कि सक्षम पुरुष होते हैं। फिर अगला है, इसमें देखिए आश्रित होना। इसमें 3 विकल्प हैं, परंतु ये स्त्री के साथ जुड़ी हुई धारणा है कि स्त्री आश्रित होती है। ये भी रूढ़िबद्ध धारणा ही है। और इसके बाद अगला देखिएगा, अगले में है निडर और बहादुर होने की धारणा पुरुष के साथ जुड़ी हुई है कि पुरुष निडर और बहादुर होते हैं। ये भी रूढ़िबद्ध धारणा ही है। तो इसमें पहला विकल्प जो है वही सही माना जाएगा इस रूढ़िबद्ध धारणा के अनुसार। अब इस प्रकार देखिए, 6 में 6 का स्कोर रहा और आप इस प्रकार से करेंगे तो आपका स्कोर 6 आएगा, जिसे बता रहा है, और इसको 40 सेकंड में पूरा किया गया है। फिर इसके बाद देखिएगा, अगला प्रश्नोत्तरी आती है। प्रश्नोत्तरी तो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें 60% से कम अंक नहीं होने चाहिए, नहीं तो सर्टिफिकेट नहीं इशू होगा। इसलिए आवश्यक है कि आप लोग सही सही प्रश्नों के जवाब दें ताकि आपका सर्टिफिकेट इशू हो जाए। जेंडर और यौन के बीच आवश्यक अंतर क्या है? इसमें है 4 विकल्प हैं। तो इसमें पहला विकल्प जो है वो सही है। यौन एक जैविक अंतर है, जबकि जेंडर पुरुषों और महिलाओं के बीच एक सामाजिक रूप में निर्धारित अंतर है। ये सही है। और जो इसके बाद 2 लिखे हुए हैं वो दोनों गलत हैं। इसमें जेंडर के बारे में निम्नलिखित में क्या सही नहीं है? जेंडर पुरुषों, महिलाओं और ट्रांसजेंडर के बीच जैविक अंतर को दर्शाता है। जेंडर संबंध समय के साथ और लोगों के विभिन्न समूहों के बीच भिन्न होते हैं। जेंडर महिलाओं, पुरुषों और ट्रांसजेंडर के बीच एक सामाजिक रूप से निर्मित अंतर है, कोई भी नहीं। तो इसमें पहला विकल्प जो है वो सही है। निम्नलिखित में कौन सा कथन लड़कों पुरुषों के बारे में एक जेंडर स्टीरियोटाइप नहीं है? तो इसमें पहला विकल्प है लड़के पुरुष बच्चे पैदा करने के साथ साथ खाना भी बना सकते हैं। लड़के पुरुष बेहतर चालक होते हैं। लड़का पुरुष परिवार के पालन करता है। लड़कों पुरुषों को रोना नहीं चाहिए। तो इसमें जो है ये पहला विकल्प जो है इसका सही है। निम्नलिखित में कौन सा गुण लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए सही है? स्वतंत्र, मेहनती, सभी, भावुक। तो इसमें तीसरा विकल्प जो है वो सही है। निम्नलिखित में कौन सा कथन जेंडर मिथक नहीं है? पहचाने। लड़कों के लिए विज्ञान और तकनीक है। लड़के तर्कशील होते हैं और लड़कियां तर्कहीन होती हैं। लड़कों और लड़कियों के बीच जैविक अंतर उनकी भावनात्मक
उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं से संबंधित नहीं है। मेंस्ट्रुएशन के दौरान लड़कियों को रसोई में प्रवेश नहीं करना चाहिए। तो इसमें तीसरा विकल्प जो है वो सही है। निम्नलिखित में कौन सा कार्य लिंग भेद को नहीं दर्शाता है? शेफाली पर्वतारोही बनने के लिए प्रशिक्षण ले रही है। शारदा अपना ज़्यादातर समय रसोई में खाना बनाने में बिताती है। बंटी और उसके दोस्त आमतौर पर टॉय कार और टॉय गन के साथ खेलते हैं। परिवार की रोटी कमाने वाला होने के कारण रोहित अपने परिवार के लिए सभी फैसले लेता है। तो इसमें जो है पहला विकल्प जो है वो सही है। क्या यह कथन सही है? राजनीति में सत्ता और अधिकार के पदों को संभालने में पुरुषों की तुलना में महिलाएं कम सक्षम हैं। तो इसमें 4 विकल्प हैं। हाँ, महिलाएं घर के काम करने के लिए अधिक अनुकूल हैं। हाँ, वे भावनात्मक रूप से कमज़ोर हैं और निर्णय लेने में सक्षम नहीं हैं। नहीं, ये सत्ता और अधिकार के पदों को संभालने में पुरुषों की तरह ही सक्षम हैं। हाँ, महिलाओं को जैविक रूप से कमज़ोर यौन माना जाता है। ये जो है इसमें तीसरा विकल्प जो है वो सही है। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य सही है? महिलाओं का स्थान घर है। लड़के और लड़कियों के साथ बराबरी का व्यवहार किया जाना चाहिए। लड़के लड़कियों से अधिक मेहनती होते हैं। लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाना चाहिए, वो शादी के लिए बनी हैं। तो इसमें दूसरा विकल्प जो है वो सही है। निम्नलिखित में कौन सा कथन लड़कियों महिलाओं के बारे में एक जेंडर स्टीरियोटाइप नहीं है? लड़कियों महिलाओं के पास नेतृत्व कौशल है और वे किसी भी पेशे में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकती हैं। लड़कियां महिलाएं बातूनी होती हैं। लड़कियों महिलाओं को पतली और सुंदर होना चाहिए। लड़कियां महिलाएं खराब निर्णय लेने वाली होती हैं। तो इसमें पहला विकल्प जो है वो सही है। पुरुषत्व और स्त्रीत्व को संदर्भित करता है। पितृसत्तात्मकता, लिंग भेद, जेंडर, यौन। तो इसमें जो है तीसरा विकल्प जेंडर सही है। इस प्रकार यह प्रश्नोत्तरी यहाँ कंप्लीट होती है और स्कोर 10 में 10 है और यह 1 मिनट 37 सेकंड में कंप्लीट हुआ है। अब आप लोग अपने कमेंट लिखिएगा और बताइएगा कि यह प्रश्नोत्तरी आपको कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आपको अगली वीडियो, अगले प्रशिक्षण की हम जानकारी लेकर के आएँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। इसी प्रकार हमारे चैनल पर आप लोग बने रहें और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि शिक्षक भाइयों और बहनों आप सब लोग इस निष्ठा प्रशिक्षण में संलग्न हैं और प्रशिक्षण के लिए लिंक भी आते जा रहे हैं। प्रशिक्षण पर प्रशिक्षण लगातार जो कि 15 जनवरी तक हम सबको करने हैं और इस दौरान हम सबको 18 मॉड्यूल की ट्रेनिंग लेनी है और ट्रेनिंग में किसी भी प्रकार की कोताही ना बरते क्योंकि ट्रेनिंग बहुत ही आवश्यक है और इन सब ट्रेनिंग के आधार पर ही हम सबका भविष्य निर्भर है। इसलिए आवश्यक है कि प्रशिक्षण को बहुत ही गंभीरता से लिया जाए और सवालों के सही जवाब दिए जाएं और इन सभी प्रश्नों को याद भी रखा जाए क्योंकि इसके बाद ऑनलाइन परीक्षा भी होनी है हम सबकी और इसमें जो मॉड्यूल में जो प्रश्न हैं इन सबको पूछा जा सकता है। इसलिए प्रशिक्षण करते वक्त उनको ध्यान में रखें कि उन उत्तरों को भूलें नहीं और सबसे महत्वपूर्ण तो यही चीज़ होगी कि हम सब उनको एक डायरी बना लें और उनमें नोट करते जाएं। तो इस प्रकार से हम प्रश्नों को नहीं भूलेंगे और इसके पहले 3 प्रशिक्षण जो है वो पूरे कर लिए गए हैं। चौथे प्रशिक्षण का भी लिंक आने वाला है। कल 31 तारीख है और अंतिम तारीख है प्रशिक्षण पूरा करने की। 1 नवंबर से फिर प्रशिक्षण की लिंक प्राप्त होएगी और हम सबको प्रशिक्षण पूरा करना होगा।
चौथा प्रशिक्षण हम लोगों का शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जेंडर, और इसके बाद पांचवें प्रशिक्षण को जो करना है उसका शीर्षक है शिक्षण अधिगम और आकलन में ICT का समाकलन। ये मॉड्यूल 5 है। एक बार फिर ध्यान से सुनिएगा, शिक्षण अधिगम और आकलन में ICT का समाकलन, ये मॉड्यूल 5 है जिसको आप सबको पूरा करना है। 1 तारीख के बाद इसकी लिंक मिलेगी और हम सबको इसके उत्तर प्राप्त हो जाएंगे। हमने कुछ उत्तर आपके सबके सामने रखने का प्रयास किया है और इनको आप लोग ध्यान से देखिए ताकि प्रश्नोत्तरी बहुत ही भली प्रकार से करी जा सके। ई सामग्री निर्माण के निःशुल्क एवं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मंच है HSP, सभी, स्क्रैच, ऑडेसिटी और ओपन शॉर्ट वीडियो एडिटर। तो इसमें दूसरा विकल्प सभी, ये सही है। ई पाठशाला है सभी, एक वेब पोर्टल या मोबाइल ऐप जो छात्रों, शिक्षकों, माता पिता और शोधकर्ताओं के लिए शैक्षिक संसाधन उपलब्ध करता है। हर समय और हर जगह पर निःशुल्क उपलब्ध सभी शैक्षिक ई संसाधनों जैसे पाठ्यपुस्तकें, ऑडियो, वीडियो, पत्र पत्रिका और अन्य प्रिंट और नॉन प्रिंट किस्म के शैक्षिक ई संसाधनों का प्रदर्शन और प्रसार। तो इसमें पहला विकल्प जो है वो सही है। एक फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है कोई भी नहीं जिसे कॉपीराइट धारक से पुनः उपयोग और पुनर्वितरण की अनुमति की आवश्यकता होती है। स्वामित्व वाले सॉफ्टवेयर जिसे उपयोग करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है। इसमें पहला विकल्प कोई भी नहीं, यह सही है। ICT समेकित शिक्षण के लिए विषय वस्तु विश्लेषण की क्या आवश्यकता है? विभिन्न ICT उपकरणों का उपयोग करके शिक्षण दृष्टिकोण या विधियों की योजना, सीखने के परिणामों को प्राप्त करने और उनका आकलन करने के लिए जन अवधारणाओं पर जोर है जहां ICT को एकीकृत किया जा सकता है। सभी ICT उपकरणों का उपयोग करके कक्षा में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन। तो इसमें जो तीसरा विकल्प है वह सही है। ओपन एजुकेशनल रिसोर्स OER है। यह पूर्ण पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम सामग्री, मॉड्यूल, पाठ्यपुस्तक, स्ट्रीमिंग वीडियो, सॉफ्टवेयर, कोई भी अन्य उपकरण, सामग्री या तकनीक का समावेश है जो ज्ञान के अभिगमन में मदद करता है। अधिगम शिक्षण और मूल्यांकन के लिए उपयोगी स्वतंत्र रूप से उपलब्ध खुले आम लाइसेंस प्राप्त सामग्री और मीडिया। सभी NRO ER सुलभ स्कूल विषय अवधारणा आधारित एक पुस्तकालय है जिसमें ऑडियो, वीडियो, सीखने की वस्तुएं, चित्र, प्रश्न बैंक, गतिविधियां, प्रस्तुतियां हैं जिन्हें डाउनलोड और साझा किया जा सकता है और जिन पर टिप्पणी की जा सकती है। तो इसमें तीसरा विकल्प सही है। ई सामग्री है सभी, डिजिटल टेक्स्ट, चित्र, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन, इंटरैक्टिव और सिमुलेशन के रूप में सामग्री, सूचना जो कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, कंप्यूटर, संगणक, जाल तंत्र जैसे इंटरनेट द्वारा उपलब्ध कराई जाए। रिपोजिटरी और वेब पोर्टल जैसे NROER, ई पाठशाला, साक्षात, OLAV आदि से प्राप्त सामग्री। तो इसमें पहला विकल्प जो है वो सही है। ICT कैसे अधिगम शिक्षण और मूल्यांकन में सहयोग देता है? श्रव्य दृश्य सहित बहुज्ञानेंद्रिय ग्रहणशील रणनीति प्रदान करता है जिससे अधिगम की वृद्धि होती है। स्वयं निर्धारित गति से अधिगम और अवधारणा निर्माण को प्रोत्साहित करता है। सभी अधिगम के साधनों का कहीं भी और भी अधिगम का अवसर प्रदान करता है। तो इसमें तीसरा विकल्प जो है वह सही है। ICT संबंधित नहीं है। सृजन, प्राप्त करना, पुनः प्राप्ति, कल्पना। तो इसमें चौथा विकल्प सही है। अधिगम एवं शिक्षण के लिए ICT क्यों महत्वपूर्ण है? शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए, गुणवत्ता में सुधार के लिए, पारंपरिक विधि में बदलाव के लिए, सभी। तो इसमें चौथा विकल्प सही है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? स्टेलेरियम, जियोजेब्रा,
कॉल्जियम और एवोगैड्रो विषय विशेष निःशुल्क और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं। फ्री माइंड और फ्री प्लेन माइंड मैपिंग के निःशुल्क शैक्षिक सॉफ्टवेयर हैं, जिनका इस्तेमाल विचारों और अवधारणाओं की चित्र के माध्यम से प्रस्तुतिकरण के लिए किया जाता है। ओपन सॉर्स वीडियो एडिटर गेम्स और एनिमेशन बनाने के लिए फ्री ऑनलाइन प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर हैं। गूगल फॉर्म, काहूट, हॉट पोटैटो और मेंटीमीटर आकलन के लिए ऑनलाइन टूल्स प्लेटफॉर्म हैं। तो इसमें दूसरा विकल्प जो है वह सही है। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और आपको इसी प्रकार की जानकारी भरी वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल ज़रूर प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। सभी शिक्षक भाइयों और बहनों, जैसा कि आप सब लोग ट्रेनिंग में इस समय संलग्न हो गए होंगे, क्योंकि 1 नवंबर से लेकर के 15 नवंबर तक फिर आप सबको 3 मॉड्यूल कंप्लीट करने हैं, और आज हम उसकी प्रश्नोत्तरी लेकर आए हैं। मॉड्यूल 1, 2 और 3 की ट्रेनिंग आप सबने कर ली होगी, और मॉड्यूल 4 और 5 के उत्तर आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, उनको आप लोग देख सकते हैं। अब देखिए आ गई गतिविधि, अपनी समझ की जांच करें। तो इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए, विजुअल आर्ट्स में ड्राइंग, पेंटिंग, क्ले मॉडलिंग, पेपर क्राफ्ट आदि शामिल हैं। इसमें 2 विकल्प हैं, सही और गलत। तो पहला विकल्प जो है वो सही है। कला समेकित शिक्षा एक विषय है। 2 विकल्प हैं इसमें, सही और गलत। तो इसमें दूसरा विकल्प जो है वह सही है। फोटोग्राफी, कठपुतली बनाना, मुखौटा बनाना प्रदर्शन कला के उदाहरण हैं। 2 विकल्प हैं इसमें, सही और गलत, जिसमें जो दूसरा विकल्प है वो सही है। कला समेकित शिक्षा सक्षमता आधारित शिक्षण को बढ़ाता है। इसमें 2 विकल्प दिए गए हैं, पहला गलत और दूसरा सही। तो इसमें पहला विकल्प जो है वो सही है। गतिविधि 3, अपनी समझ की जांच करें। तो इसमें देखिएगा, सही विकल्प चुनें। तो इसमें देखिए, बारिश की आवाज़ उत्पन्न करने की गतिविधि इंद्रियों के माध्यम से सीखना है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? तो इसमें 2 विकल्प हैं, सही और गलत। तो पहला विकल्प है जो सही लिखा हुआ है वो सही है। उंगलियों की से ताली बजाने और चारों ओर बारिश को महसूस करने के साथ बारिश की आवाज़ बनाना एक अनुभवात्मक सीख है। इसमें 2 विकल्प हैं, सही और गलत। तो पहला सही है। गलियों की से ताली बजाने के साथ बारिश की आवाज़ बनाना मुख्य रूप से एक गतिविधि है, और यहाँ खाली जगह है, इसमें लिखा है मनोज्ञानात्मक और संज्ञानात्मक। तो इसमें पहला विकल्प है मनोज्ञानात्मक से। अब प्रश्नोत्तरी आ गई है, और प्रश्नोत्तरी स्टार्ट करते हैं। कला समेकित शिक्षा के माध्यम से शिक्षक क्या विकसित कर सकेंगे? 4 विकल्प हैं इसमें। पहला है कला अनुभव के लिए गतिविधियाँ, कला आधारित ऐतिहासिक परियोजनाएं, कला प्रतियोगिता की भावना, अकादमिक परिणाम के लिए परीक्षा के संसाधन। तो इसमें पहला विकल्प है सही। विशेष ज़रूरतों वाले बच्चों CWSN को निम्न में से किसके माध्यम से आनंददायी अधिगम में लगाया जा सकता है? लिखने का अभ्यास करवाकर, कला समेकित शिक्षा, ऊंची आवाज़ में पढ़कर, पाठ को याद करवाकर। तो इसमें दूसरा विकल्प सही है। गणित की विभिन्न अवधारणाएं, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और भाषा को समेकित अधिगम के जरिए प्रभावकारी ढंग से पढ़ाया जा सकता है। इसमें 4 विकल्प हैं, संभव नहीं है, गलत, सही, केवल एक अवधारणा है। तो इसमें तीसरा विकल्प सही है। समेकित शिक्षा निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों के विकास में सहायक होती है? मनोज्ञानात्मक क्षेत्र, संज्ञानात्मक क्षेत्र, भावनात्मक क्षेत्र, सभी। तो चौथा विकल्प सही है। कला समेकित गतिविधियाँ
इनमें से किन सिद्धांत पर आधारित हैं? सही उत्तर लिखना, अनुभव आधारित अधिगम, रटकर याद करना, पाठ्य पुस्तक से नकल करना। तो इसमें दूसरा विकल्प सही है, अनुभव आधारित अधिगम। कला समेकित शिक्षा में कला को किस संदर्भ में लिया गया है? परीक्षा की एक पद्धति, विषय शास्त्र का एक टूल, शिक्षण शास्त्र का एक टूल, लोक कला, परंपरागत कला। तो इसमें दूसरा विकल्प सही है। समेकित का अर्थ है भाषा और सामाजिक अध्ययन के साथ कला का संयोजन, कम से कम एक कला के रूप में विषय का गहन ज्ञान, विज्ञान के अलावा अन्य विषयों के साथ कला का संयोजन, विभिन्न पाठ्यक्रम क्षेत्रों के शिक्षण के साथ कला का संयोजन। इसमें चौथा विकल्प सही है। समेकित का अर्थ है भाषा और सामाजिक अध्ययन के साथ कला का संयोजन, कम से कम एक कला रूप के विषय का गहन ज्ञान, विज्ञान के अलावा अन्य विषयों के साथ कला का संयोजन, विभिन्न पाठ्यक्रम क्षेत्रों के शिक्षण के साथ कला का संयोजन। चौथा विकल्प सही है। कला रूपों के एकीकरण के माध्यम से शिक्षकों द्वारा मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। सही, गलत, संभव नहीं है केवल एक अवधारणा में। इसमें दूसरा विकल्प सही है। निम्नलिखित में से कौन सी कला प्रदर्शन कला नहीं है? स्वाभिनय, संगीत, नृत्य, चित्रकला। चौथा विकल्प सही है। कला समेकित शिक्षा की गतिविधियों का वीडियो देखने के बाद कौन सी ध्वनियाँ उंगलियों से बनाई जा सकती हैं? पानी की ध्वनि, हवा की ध्वनि, आग की ध्वनि, बारिश की ध्वनि। तो इसमें चौथा विकल्प सही है, बारिश की ध्वनि। इस प्रकार आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। और आपको यदि कोई भी निष्ठा से संबंधित, निष्ठा प्रशिक्षण से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने, यदि आप इस पर नए हो, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके और नई जानकारी से भरी वीडियो प्राप्त हो सके। आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार हमारे चैनल पर बने रहें और हम आपको जानकारी से भरी हुई वीडियो प्रदान करते रहेंगे। एक बार फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ।